हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में आप सभी को मैंने एस्ट्रोनॉमी यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको तारे के बारे में समझा दिया था। तो चलिए पहले तारे के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि तारा क्या है। तो एक सेलेस्टियल बॉडी यानी कि खगोलीय पिंड जिसके पास खुद का लाइट एंड हीट दोनों हो, यानी कि खुद का उसके पास अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों हो, तारा कहलाता है। यानी कि तारा किसी भी ऑब्जेक्ट को तारा करने के लिए उसमें दो कंडीशन आवश्यक है। पहला उसका हीट और दूसरा उसका लाइट। और तारा का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हमारा सन यानी कि सूरज है। और सूरज से सबसे नजदीक दूसरा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि तारों का निर्माण कैसे होता है। तो सर्वप्रथम जो है तारा का निर्माण, तारा जो सर्वप्रथम प्रारंभिक अवस्था में गैसों का एक मिश्रण होता है। गैसों का एक मिश्रण होता है जो कि ग्रेविटेशन के कारण यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण गैस एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और गैसों के बादल का एक रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि बादल गैस के बादल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस अवस्था को नेबुला यानी कि निहारिका कहते हैं। और इस निहारिका में जब गैसों में एक दूसरे में घर्षण होता है तो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन की घटना प्रारंभ हो जाती है। और उसमें काफी मात्रा में ऊर्जा, ऊष्मा और लाइट निकलती है, जिस कारण तारों का निर्माण होता है। तारों का निर्माण होता है और नाभिकीय संलयन की घटना में हाइड्रोजन जो है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। और तारा में जब ईंधन यानी नाभिकीय संलयन की घटना जब धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी कि जब मात्रा उसकी कम हो जाती है नाभिकीय संलयन के, तो तारों के आकार में वृद्धि हो जाती है। और तारों के इस अवस्था को हम रेड जाइंट यानी कि लाल दानव कहते हैं। लाल दानव कहते हैं। और लाल दानव जब इसके बाद जब तारों में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया और धीमी हो जाती है, तो वह जब छोटा तारा अगर रहता है तो वह व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन बन जाता है, जिसे हम लोग फॉसिल स्टार यानी कि जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। और जीवाश्म तारा अंततः ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काला वामन के रूप में अपना अस्तित्व समाप्त कर लेता है। यानी कि छोटा तारा का समापन आपका ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काला वामन के रूप में होता है। जबकि बड़ा तारा जब रेड जाइंट के बाद बड़ा तारा सुपरनोवा यानी कि अभिनव तारा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अभिनव तारा को ही हम लोग एक्सप्लोसिव स्टार यानी कि विस्फोटक तारा कहते हैं। तो आइए अब जानते हैं सुपरनोवा स्टार यानी कि अभिनव तारा के बारे में। अब सुपरनोवा तारा के बारे में यानी कि अभिनव तारा के बारे में जानते हैं। तो सुपरनोवा तारा जो है उसे हम लोग एक्सप्लोसिव स्टार यानी कि विस्फोटक तारा के नाम से भी जानते हैं। तो सर्वप्रथम सुपरनोवा यानी एक्सप्लोसिव स्टार न्यूट्रॉन स्टार के रूप में बनता है, जो इसका घनत्व ज्यादा रहता है। और यह जो है चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, यानी कि चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है, जो कि आगे चलकर पल्सर या क्वेसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और पल्सर और या क्वेसर जो है सर्वाधिक तेजी से घूमने वाले तारे हैं। इसके बाद ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर के रूप में बनता है। ब्लैक होल की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और यहाँ तक कहा गया है कि एक चम्मच ब्लैक होल की मिट्टी का वजन 10 हाथियों के बराबर है। यानी कि कोई भी अगर बड़ा चीज है उसको अगर सपोज हम पीट के एकदम छोटा बना दे, तो जाहिर सी बात है कि एक्सप्लोसिव स्टार जो कि काफी बड़ा तारा है, सिकुड़ के एकदम छोटा सा रूप ले लेता है, तो उसका डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाता है। और डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाने के कारण प्रकाश यानी कि लाइट इससे होकर नहीं गुजरती, यानी कि रिफ्लेक्ट भी नहीं हो पाती। और यह जो है पूर्ण रूप से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अवशोषण कर लेता है। और इस कारण इसे हम लोग ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि कितना तारा जो है कितना छोटा होगा जो व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन बनेगा, और कितना ज्यादा बड़ा होगा जो कि सुपरनोवा यानी कि एक्सप्लोसिव स्टार बनेगा। तो इस दुविधा को जो है भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में नोबेल प्राइज भौतिकी में खगोलीय एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में यानी कि खगोल की भौतिकी में मिला, उन्होंने इस दुविधा को समाप्त किया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई भी तारा सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो तो वह व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन बनेगा। जबकि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक बड़ा हो, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा हो, तो वह एक
व्हाइट ड्वार्फ यानी कि श्वेत वामन बनेगा। जबकि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक बड़ा हो तो वह अभिनव तारा यानी कि एक्सप्लोसिव स्टार बनेगा। तो उन्होंने इस दुविधा को समाप्त कर दी। अब जानते हैं कलर ऑफ स्टार के बारे में, यानी कि तारों के रंग के बारे में। तो तारा का रंग जो है उसके सरफेस टेम्परेचर यानी कि पृष्ठीय तापमान पर निर्धारित होता है। सर्वप्रथम जिस तारा का टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है वह व्हाइट या ब्लू स्टार के रूप में जाना जाता है, यानी कि उसका प्रकाश जो है आपको उजला या नीला प्रकाश उससे निकलती है। जबकि जो तारा का टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर कम यानी मध्यम रहता है तो वह आपका जो है नारंगी यानी कि ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करती है। जबकि जिसका सबसे कम रहता है यानी कि टेम्परेचर कम हो जाता है तो उससे लाल प्रकाश निकलता है यानी कि रेड लाइट निकलती है। तो आप जान गए कि तारों का कलर जो है उसके सरफेस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अभी तक आपने जाना कि जो छोटे तारे होते हैं जी, यानी कि जिस तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से छोटा होता है उनका अंत जो है ब्लैक ड्वार्फ यानी कि काला वामन के रूप में होता है। जबकि जिसका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा यानी कि चंद्रशेखर लिमिट से बड़ा होता है उसका अंत जो है ब्लैक होल यानी कि कृष्ण विवर के रूप में होता है। अब आइए अब बात करते हैं गैलेक्सी यानी आकाश गंगा के बारे में। तो ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट स्टार इन द स्काई यानी कि आकाश में दिखाई देने वाली असंख्य तारा के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, जिनकी संख्या 100 अरब है और एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं ऐसा माना जाता है। अब एक नया टॉपिक है क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। तो ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज यानी कि 3 आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं, यानी कि 3 आकाश गंगा के समूह को क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। ग्रुप ऑफ 3 गैलेक्सीज इज नोन एज क्लस्टर या सुपर क्लस्टर। आप इस चित्र में देख सकते हैं 1, 2, 3 यहाँ पे 3 आकाश गंगा है। इन तीनों के ग्रुप को जो है क्लस्टर या सुपर क्लस्टर कहते हैं। अब आइए हम अपने आकाश गंगा यानी कि मंदाकिनी मिल्की वे के बारे में बात करते हैं। हमारा सूर्य जिस आकाश गंगा में है यानी कि जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम है उस आकाश गंगा का नाम मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी है, जिसे हिंदी में दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। तो मंदाकिनी का शेप जो हमारा आकाश गंगा मंदाकिनी है उसका शेप स्पाइरल है, क्योंकि कम जगह में जब ज्यादा तारा को हटाना रहता है वह सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल है। जब बहुत कम जगह में अगर ज्यादा आदमी को हटाना रहता है तो वह ऐसे 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 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर एक यानी कि स्पाइरल। स्पाइरल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपका जो है स्प्रिंग है। स्प्रिंग को आप देखते हैं ऐसे 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 रहता है तो वो स्प्रिंग जो है स्पाइरल का एक एग्जाम्पल है। तो इसी प्रकार हमारा आकाश गंगा का शेप जो है स्पाइरल यानी कि सर्पिला कार है। और सूर्य जो है हमारे आकाश गंगा यानी मंदाकिनी में किनारे में स्थित है और सूर्य जो है वह आकाश गंगा यानी मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। और सूर्य जो एक मंदाकिनी की एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में करता है, इसलिए एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष का होता है। जबकि एक सोलर ईयर यानी कि एक सौर वर्ष जो है 365 दिन का होता है। तो अब जानते हैं मंदाकिनी के बारे में आप जान गए। तो यहाँ पे आप सूर्य को देख लीजिए किनारे में है, इससे थोड़ी दूरी पर हमारा ग्रह यानी कि प्लानेट है जिसमें एक पृथ्वी भी है। उससे ऊपर जो है सूरज से थोड़ी दूर यानी ग्रह के बाद जो है एस्टेरिज्म यानी कि नक्षत्र मंडल है। नक्षत्रों की संख्या 27 है और उसके बाद तारामंडल यानी कि कॉन्स्टिलेशन है जिसकी संख्या 89 है। अब जो हमारी मंदाकिनी से जो सबसे नजदीकी तारामंडल एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी है। तो आपने जाना कि सन जो है अपनी मंदाकिनी यानी कि आकाश गंगा जिसका नाम मंदाकिनी है उसका चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में लगाती है। इसलिए एक कॉस्मिक ईयर यानी कि एक कॉस्मिक वर्ष जो है 25 करोड़ वर्ष के बराबर होता है पृथ्वी के। जबकि एक सोलर ईयर यानी कि एक सौर वर्ष जो है 365 दिन के बराबर होता है। उसके बाद आपने जाना कि सूर्य से थोड़ी दूरी पर हमारा सोलर सिस्टम यानी कि प्लानेट है और सोलर सिस्टम में ही हमारे सारे ग्रह पृथ्वी मंगल इत्यादि जो 8 ग्रह हैं वो हैं।
और उसी में सैटेलाइट भी है। उसके बाद थोड़ी दूरी पर जो है, सूरज के थोड़ी दूरी पर एक व्यवस्थित तारों के समूह को एस्टेरिज्म यानी कि नक्षत्र मंडल कहते हैं, जिसकी संख्या 27 मानी गई है। इनमें हस्त, मघा, चित्रा, अश्लेषा इत्यादि प्रमुख हैं, जबकि भारतीय मानचित्रों ने इसकी एक और नक्षत्र यानी कि 28वां नक्षत्र को भी माना है, जिसका नाम अभिजीत है। उसके बाद जो नक्षत्रों के बाद जो है, जो एक तारे के व्यवस्थित समूह को कॉन्स्टिलेशन यानी कि तारामंडल कहते हैं, और इसी प्रकार हमारा जो मंदाकिनी है उसकी संरचना है। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।